आज के एपिसोड में मैं आपको बंगाली भाषा में आईएसआईएस का झंडा भी दिखाने वाला हूं, लेकिन आज हम श्रीलंका की इस वक्त बात कर रहे हैं उस पर अभी आपको कुछ और। ये केमिकल है जो कि बम एक्सप्लोजिव बनाने के लिए बनाया गया है, जो कि खतरनाक एक्सप्लोजिव इससे बने हैं। वहां पर श्रीलंकन सरकार के एक्सपर्ट से, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ये मस्जिद के अंदर का वीडियो, मस्जिद श्रीलंका की। ये देखिए जो तीन लाइनें आपको चीजें दिख रही है पाइप जैसी, ये है फिदाइन हमले का जैकेट। ये फिदाइन हमले का जैकेट है जो बांधकर आदमी अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनाकर तोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते, वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु झगड़ा कर रहे हैं, धमका रहे हैं और सारी चीजों का सूत्र हाथ में लेकर लीड कर रहे हैं। देखिए मस्जिद के वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं। සංඝයා වහන්සේ නමක් අරගෙන මේ ජාතීන් අතර ભેදයක් ඇති කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. අපි ඔක්කොම එකයි. මේ හාමුදුරුවෝ ජනලා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියෙන රටට මොනවා හරි ප්‍රකාශයක් කරන්න. අපට අයිතියක් තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් වාඩි වෙලා මොනවා හරි ප්‍රකාශයක් කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව දැන ගැනීම අයිතිය සමස්ත භික්ෂුවට. මොකද හාමුදුරු සිවුරක් දාන්නේ. අපට ඕන මේ සිවුරු දාගෙන ඉන්නේ මොහොමඩ්ලද මුස්ලිමුන්ද නැත්නම් නියම හාමුදුරුවෝද කියන එක. මේ ඒක දැන් හාමුදුරු කෙනෙක්ද හාමුදුරුවෝද මොහොමඩ් කෙනෙක්ද කියලා දැනගන්න ඕන කම. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මීඩියාවේ බලන්න පුළුවන් නේ. ඒකට කිව්වට පස්සේ නෑ නේ අපිට. අපි රාष्ट्रपति කියන්නේ ආමෝදු අභින්නට කරලා දිලා තියන්නේ. ඔයගොල්ලන් කියන මේව කරන්න බෑ කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ. හරිද? ඒකට මේ ඔයගොල්ලෝ රාජකාරී ඔයගොල්ලන් දැන් කියන්න ඕන. පොලිසිය දාගෙන මෙතන ශාසන විරෝධී යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනවා නම් ඒකට ඊට දෙන්නේ පොලිසියට අපි. සමස්ත සිංහල බෞද්ධයාටම පහරක් වෙන හානියක් වෙන ප්‍රකාශ මෙයා මෙතෙක් කල් කරලා තියෙන්නේ. සිවුර නියෝජනය කරලා ඒ ශාසන විරෝධී වැඩ කරන්න බෑ. අනික තනියම නවතුන්නම බඩම්මක නැහැ. මුද්‍රවලද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ අඩුකතරම. भाषा का टोन समझ सकते हैं, ये गुस्सा दिख रहा है, इन लोगों का आक्रोश दिख रहा है, इन लोगों की नफरत की लेवल कहां तक पहुंच चुकी है आप देख रहे हैं। और इस मलयाली, तेलुगु और सिंगली भाषा, श्रीलंकन भाषा में लोगों की बातें जो मुझे जितनी समझ में आ रही है या आपको हाव से भी समझ में आ रही होगी, ये कह रही है कि यहाँ साफ गुस्सा है लोगों को बाहर निकालने के लिए। देखिए पुलिस के पीछे छिप रहे वहां के मुसलमान, ये स्थिति वहां पर बौद्धों ने लाई है। මේ මාධ්‍ය හැමෝගෙන් දෙන්නේ මේ වටරක විජිත හාමුදුරුවෝද නැත්නම් අපේ මුස්ලිම් සහෝදරයෝද? අපි ඔක්කොම ඔක්කොම කියන්නේ මොකද්ද ඔක්කොම කියන්නේ? සායක ප්‍රශ්න කතා කරන්න මෙතන ආවේ. ඒකෙන් තාම කතා කරලා නැහැ නේ. කතා කරන්න නෙමෙයි. කතා කරලා පස්සු තමයි කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම අහන්න සුත්ත දෙනවකෝ. මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක මුස්ලිම් මවුලවිලා මුස්ලිම් ආගමික පූජකයෝ මුස්ලිම්වරු කතා කරන්නේ. මුස්ලිම්වරුන්ට වගේම සිංහලට මෙරට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මුස්ලිම්වරුන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න මේ සිවුරු පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ සිවුරු වලංගුල වළම්බන්න දෙන්න බෑ. මේ සංඝයා වහන්සේලා මේ කවුද? මේ මම කියලා දුන්නොත් අපේ හාමුදුරනේ මේකදී තියෙන රෙකෝඩින් එළියට දැම්මොත් මූට ගේන්න අඳුමක් ගෙනල්ලා කම්බේලුවක් දාන්න මූට. තවත් කලක්. අපේ හාමුදුරනේ හතර හන්දි සංඝේ බුද්ධ ජීවරේ මේකනේ මේ ආගමික සමගිය කියන්නේ. මේකනේ මේ සංහිදියාව කියන්නේ. මේකනේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් කියන්නේ. मैं आपको साथ साथ में एक भी अपडेट दे रहा हूं कि इस वक्त फेसबुक स्ट्रीम देख रहे लोगों की तरफ से सुदर्शन का फेसबुक स्ट्रीम सुदर्शन की वेबसाइट पर जा रही है कंटेंट को कई देशों में बैन किया गया है, क्योंकि हम अकेले चैनल हैं जो इस कंटेंट को दिखा रहे हैं। श्रीलंकन चैनल भी नहीं दिखा पा रहे क्योंकि श्रीलंका में इमरजेंसी लगी है। वहां पर टीवी पर क्या चला जाए, वहां पर न्यूज़पेपर में क्या छपे, यह सरकार तय करती है। वहां इंटरनेट बंद है और इसलिए केवल सुदर्शन एकमात्र सोर्स है। श्रीलंका में लोग डीटीएच पर इसको देख रहे हैं, टाटा स्काई हो या वीडियोकॉन हो या अन्य डीटीएच हो। वेबसाइट के सिवा हिंदुस्तान के बाहर जो लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे थे, हमारे पास बकायदा रशिया से लेकर कई देशों से ईमेल आया है
आपके कंटेंट पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं करके लोगों ने रिपोर्ट किया, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं है। हम हमेशा सत्य दिखाते हैं और हिंदुस्तान के हित की बात यही है कि श्रीलंका से भगाए जा रहे मुसलमान घुस बैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्याई हिंदुस्तान में घुस रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर हमने चेताया तो सरकार भी जाग गई है। ऐसे में विदेश सुदर्शन के कंटेंट को कहीं पर ब्लॉक करता है हमारा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हमें उसकी चिंता नहीं है क्योंकि हम सत्य दिखा रहे हैं और सत्य किसी भी कीमत पर दिखाते रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ यही है, जो मतलब हमारा जो हिंदुस्तान का बात कर रहे हैं ना, तो कभी भी तो अभी तक हिंदुस्तान बना ही नहीं पा रहा है। जैसे अभी आपका जैसे बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर अत्याचार होता है, पाकिस्तान में होता है, तो लेकिन अभी जैसा वो लोग का जैसे जितना बढ़ रहा है और हमारा बंगाल में जैसा मुस्लिम लोग जितना बांग्लादेश से आ रहा है, जैसे आप त्रिपुरा बोलो, असम बोलो, कलकत्ता बोलो, अभी जितना आ रहा है अभी वो लोग का तो पूरा फैल रहा है हर जगह में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं एक्चुअली मैं कल बेंगल का है, लेकिन मैं बेंगलुरु में काम करता हूँ होटल में। तो अब तो बेंगलोर भी नहीं छूटा है, वहां पर भी रोहिंग्या पहुंच गए हैं, बांग्लादेशी पहुंच गए हैं। पूरा जगह में, मुंबई में भी है, सब जगह में। इधर आके कासरा भी वो लोग ढूंढता है। ठीक है सर, हम लोग को मालूम है। अभी क्या करेगा, अभी हम मेरे को ऐसा लग रहा है कभी भी हम लोग को इधर इंडिया से भी मेरे को भागना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा हो रहा है। मतलब आप बंगाल से भागकर बैंगलोर चले गए और आपको अब लग रहा है कि अब बैंगलोर से भी भागना पड़ेगा। इधर रात को तो हम लोग को अगर 2 बजे होटल से आते हैं तो हम लोग से पॉकेट से निकल के चाकू मार के आदमी से पैसा भी निकाल लेते हैं मुस्लिम लोग। इधर मुस्लिम एरिया में ऐसा हो रहा है सर। धन्यवाद ये अपडेट देने के लिए। आप देख रहे हैं आखिर कहां तक भागोगे। हिंदुस्तानियों को मेरा सवाल है कि आखिर कहां तक भागोगे। कश्मीर से भगाया, दूसरी जगह पर गए, बंगाल से भगाया, बैंगलोर गए, अब बैंगलोर से भी भगा दिए जाओगे। कहां तक भागोगे? क्या हिंदुस्तान छोड़ोगे? हिंदुस्तान आपका है, आपके बापजादों ने, पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया है और उस बलिदान की शान में संघर्ष ही एकमात्र उपाय है। देश में गद्दारी करने वालों के खिलाफ संघर्ष करिए। सीमा की सुरक्षा के लिए सेना है, लेकिन सीमा के अंदर के हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तानियों ने आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। भगवान बुद्ध के अहिंसा का संदेश देने वाले लोग खुद अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें किस तरीके से मस्जिद पर भी हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, जलाया गया, गाड़ियां जलाई गई। आप लोगों का गुस्सा फोटो में, ये फोटो का लुक मैंने आपके सामने निकाला है जो आक्रामकता के साथ अपने आक्रोश को लोगों के सामने ला रहा है। श्रीलंका के अंदर की खतरनाक स्थिति, आपके पड़ोसी के घर में समस्याएं, इसका मतलब अगला नंबर आपका। ये मीनार आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद की है। ये मीनार दिखाकर ये देखिए पत्थरबाजी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, मुस्लिमों के प्रतिष्ठानों को भी नहीं छोड़ा गया है। इस कारण वहां से विभाजन हो रहा, पलायन हो रहा है और वो पलायन हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है। यहां वीडियो देखिए, आक्रोश देखिए, गाड़ियों से उतार कर भी चेक किया जा रहा है। मुस्लिम पहनावा जिसका है उसको ऑटो से उतार कर भी चेक करने के कई फोटो आप देख रहे होंगे। इसके साथ ये घरों में भी लोगों ने तोड़फोड़ की है। देखिए श्रीलंका का ये एक्सक्लूसिव वीडियो। कई एरिया में बैरिकेडिंग भी करनी पड़ी है। लोगों ने, आपने इंग्लिश में सुना, लोग कह रहे कि हमारे घर के बाहर 20-20, 25-25 लोग खड़े हैं, हम क्या करें, तो पुलिस के शरण में आए हैं। कई जगह पुलिस भी बचा नहीं पा रही। अब इन सब का परिणाम है ये देखिए, वहां आगजनी से लेके तमाम वो चीजें देखिए। आज सप्ताह के बिंदास बोल में आपके सामने वो सब कुछ, हालांकि इसमें से कई चीजें मैं कल भी दिखा चुका हूं, लेकिन आज हम पूरे हफ्ते भर का राउंड अप लेते हैं और इसलिए ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। अब ये सब का परिणाम है कि वहां से पलायन हो रहा है। ये वीडियो देखिए, इसमें कुछ घर है, कुछ प्रतिष्ठान है। ये देखिए बुर्खाधारी या हिजाब पहनी हुई मुस्लिम महिलाएं,
जिनको वहां से सुरक्षित स्थानों पर निकालने के लिए पुलिस पहुंची है। निकालने का नेतृत्व फिर देखिए कौन कर रहा है, बौद्ध भिक्षु। हिंदुस्तान में गद्दार ओवैसी के झांसे में आकर जिन बौद्धों ने हिंदू मुस्लिम नारे का साथ दिया है, वो श्रीलंका म्यांमार के इन वीडियो को देखें। देखिए एक्सक्लूसिव केवल सुदर्शन पर, अकेले सुदर्शन पर एक कंटेंट आपके सामने। बुजुर्ग भिक्खु हो बौद्ध वो भी है, युवा भी है, मैंने तो आपको बच्चे भी दिखाए। और ये रोश, ये देखिए कोलंबो पासिंग की पुलिस गाड़ी है जिसमें लोग बैठ रहे हैं। वहां के मुसलमान घुस बैठिए या उनके लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में कह रही है कि हमको बस जान से बचा लो, हम देश छोड़ने को तैयार है। हम जान से बचेंगे कि नहीं इसकी शंका है। अब मैं आपको पलायन का वीडियो दिखाता हूं। इन सारे गुस्से का परिणाम है कि श्रीलंका से पैदल समुद्र तक कुछ भी करके पहुंचने के लिए भी लोग तैयार हैं। ये देखिए, ये पलायन है और ये पलायन हिंदुस्तान की तरफ ही हो सकता है। ये रोष है, ये तोड़फोड़ है, ये आगजनी है, ये धार्मिक किताबों को भी नहीं छोड़ा गया है। श्रीलंका के अंदर की ये घुसपैठ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही है। आगाह कर रहा है सुदर्शन। सुदर्शन ने आगाह किया, इसलिए कई लोगों ने सावधानी भी शुरू की है। श्रीलंका के अंदर के घुसपैठियों को हिंदुस्तान से मिल रही रसद को बंद किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान में आकर छुपे हुए गद्दारों को भी निकलना जरूरी है। करके जल्दी जल्दी आपके सामने से निकालकर अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सारे वीडियो झटके से दिखाकर मैं आपके सामने अगला मुद्दा लेकर आऊंगा। उसके पहले ये देखिए आप, ये हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच का केवल 50 किलोमीटर का 55 किलोमीटर का समुद्र किनारा है और 20 मिनट से 25 मिनट तक अच्छे स्पीड के बोट से पहुंचा जा सकता है। 24 घंटे में कई ऐसा समय भी आता है जो रात का हो या कोई हो, सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर पहुंचा जा सकता है। और भारत के किनारे पर आने के बाद, क्योंकि यह कोई ऑफिशियल घुसपैठ नहीं है, अनऑफिशियली घुसपैठ होती है, इसलिए उन नौकाओं को आप ये भी नहीं पहचान सकते कि ये श्रीलंकन है या तमिली है, कौन है। और कई लोग तो दाढ़ी निकालकर, बड़े हुए बाल निकालकर, अपना इस्लामिक भेष बदलकर भी श्रीलंका में निकलकर हिंदुस्तान में घुस रहे। ये श्रीलंका से रामेश्वर, पौंडीचेरी और दूसरी तरफ कोच्चि के तरफ भी लोग जा रहे हैं। हालांकि सबसे नजदीक वहां से रामेश्वरम, पौंडीचेरी वाला क्षेत्र है। ये ग्राफिक और ये वाला भी ग्राफिक मैं आपको दिखा लेता हूं कि रोहिंग्या कैसे पहुंचे थे। देखिए, म्यांमार से लेकर यहां तक, पहले म्यांमार से बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में ज्यादा लोगों को घुसने नहीं दिया, तो फिर वो श्रीलंका का प्रयास किया, वहां नहीं रुकने दिया तो पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए, अरब गए, लेकिन कहीं पर भी जगह नहीं मिली और इसलिए फिर बांग्लादेश जाके भारत आके जाफना और कोलंबो तक रोहिंग्या पहुंच गए। अब उनका बड़ा हाथ है, लेकिन आप कहेंगे कि क्या अकेले रोहिंग्या ये सब कुछ करा सकते हैं? तो नहीं। मैंने इसका तर्क आपको कल बताया था कि जिस देश में रोहिंग्या को गले लगाने वाला कोई दूसरा समाज है, मान लीजिए कि वो समाज उस देश का गद्दार है और वो ऐसे धमाके कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे खबर की जिसको 14 साल से सुदर्शन कई बार दिखा चुका है। जी हां, हम बात स्वदेशी की करते समय आपको कई बार पेप्सी और कोक के खिलाफ वो सत्य दिखा चुके हैं जो आज तक किसी और ने नहीं दिखाया। इसलिए हर साल आपके सामने हम बाइकॉट पेप्सी कोक का कैंपेन भी लेकर आते हैं। इसका परिणाम है कि हिंदुस्तान में इनका सेल तो कम हुआ है, लेकिन यह कंपनियां, विदेशी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनियां बन जा रही है। हिंदुस्तान पर राज करने का कभी जिस कंपनी ने दांव खेला था, आज हिंदुस्तान में काम करने वाली ये कंपनियां
वही करे जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। क्या हिंदुस्तान में कोई पटाटो, जिसको मराठी में बटाटा या फिर नॉर्थ इंडिया में आलू कहा जाता है हिंदी में, यह आलू कोई किसान कौन सा उगाए, इस पर क्या किसी कंपनी का कंट्रोल रह सकता है? आप कहेंगे नहीं देख सकता, लेकिन हां ऐसा है। ये कंपनियां कई करोड़ का दावा कर रही है उन किसानों पर जो ये कहती है कि हमारे लेज, पेप्सिको के लेज चिप्स बनाने वाले आलू का प्रोडक्ट है। देखिए पूरा मामला क्या है। बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, किसानों पर ठोका मुकदमा, किसानों के लिए आफत बनी आलू की खेती, गरीब किसानों से मांगा 1.05 करोड़ का हर्जाना, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ बॉयकॉट पेप्सिको, भारतीय स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स बाजार पर कब्जा जमाए विदेशी कंपनी पेप्सिको अब भारतीय किसानों का खून चूसने पर उतर आई है। देश के छोटे किसानों को ये कंपनी कानूनी फंदे से जकड़ रही है, जिसमें फंसे हैं गुजरात के किसान। दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको का आरोप है कि वो किसान आलू की उस किस्म की खेती कर रहे हैं जिससे वो लेज चिप्स बनाते हैं। पेप्सिको का दावा है कि साल 2016 में ही उसे भारत में इस आलू के उत्पादन का खास अधिकार मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक पेप्सिको की याचिका पर अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट ने सबरकांठा के 4 किसानों पर अगले आदेश तक आलू उगाने और बेचने पर रोक लगा दिया। पेप्सिको ने नुकसान का हवाला देकर गरीब किसानों पर 1 करोड़ से अधिक के हर्जाने का केस किया है। हालांकि किसानों के समर्थन में आए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से पेप्सिको से केस वापस लेने को कहने की मांग की है। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसानों को किसी भी संरक्षित किस्म के बीज को बोने, उगाने और बेचने का पूरा अधिकार है और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो कंपनी का मनोबल बढ़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में देश के किसानों की ही परेशानी बढ़ेगी। खेतों में कुछ भी बोने से पहले उन्हें ऐसी कंपनियों से परमिशन लेना होगा। ये देश के किसानों की कमर तोड़ने जैसा है और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से भी घातक बताते हुए सोशल मीडिया पर अब लोग बॉयकॉट पेप्सिको को ट्रेंड करा रहे हैं। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, सबकी नजर उस पर टिकी है। हालांकि इससे पहले 2018 में भी कंपनी ने अरावली जिले के 5 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और इस मामले की सुनवाई अभी तक अरावली जिला अदालत में चल रही है। मतलब ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती जा रही है। कई लोगों को अगर ईस्ट इंडिया कंपनी याद ना हो तो ब्रिटिशों ने जिस कंपनी के आधार पर हिंदुस्तान पे राज किया, जिसको कंपनी राज या अंग्रेजों की गुलामी हम कहते हैं, उसी स्थिति तक हम आज क्या दोबारा पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार को सोचना चाहिए, हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। हम तो आवाज उठाते रहेंगे। बात निकली है पेप्सिको की, तो अब हम बात आपको करते। गर्मी का सीजन आया है और ठंडा मतलब कोका कोला, ये नारा भी आपको सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या आपके पेट में पहुंचाया जा रहा ये विष क्या है आप जानते हैं? ये आपको दिखाते हैं टॉयलेट क्लीनर। देखिए कैसे ये कोक टॉयलेट क्लीनर है। ये गंदा वीडियो आपको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आपको ये पता चले कि ये कितना गंदा है। देखिए गंदा टॉयलेट भी साफ करने की क्षमता पेप्सी। चलिए ये वीडियो हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन हर साल कम से कम एक बार हम आपको ये दिखाकर याद दिलाते हैं हर गर्मी के सीजन में कि आपको अब इससे बचना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्यों जरूरी है इन कंपनियों के उत्पादकों को बैन करना। देखिए गर्मी की मार शुरू हो गई है। ऐसे में सभी को अपना गला तर रखने की जरूरत होती है। कुछ लोग अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए देसी पेय पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ विदेशी पेय पदार्थों यानी पेप्सी और कोक के पेय जाल में फंस रहे हैं। पेप्सी और कोक जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पेय पदार्थों के नाम पर न केवल लोगों को लूट रही है बल्कि कैंसर जैसी बीमारियां भी दे रही है। जी हाँ, ऐसे में हमने लोगों से पेप्सी और कोक जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पीने का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। न सिर्फ पेप्सी और कोक हमारे जीवन के लिए घातक है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रही है। भारत में 1500 गुना मुनाफा कमाकर अमेरिका को भेजा जाता है। यही नहीं, ये कंपनियां दुनिया भर के 190 देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। कई देशों की सरकारों में पेप्सी और कोक की ही चलती है। अमेरिका जैसे देश में
जो उम्मीदवार पेप्सी और कोक का समर्थन करता है वही राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचता है। इसके बाद सत्ता कोक और पेप्सी के हाथों में होती है। भारत में पेप्सी को जनसंघ समर्थित सरकार ने 1978 में बैन कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने पेप्सी को भारत में आने का स्वागत किया। बाद में राजीव गांधी को इसका एहसास हुआ। कई लोगों का मानना है कि राजीव गांधी की हत्या में कहीं न कहीं पेप्सी कंपनी का पैसा लगा है। यही नहीं, पेप्सी का इतिहास रहा है, जिस देश में वो गई उसने अपने पक्ष में पूरी सत्ता को मोड़ लिया। जो पेप्सी के संग में नहीं आया उसे खत्म कर दिया गया। पेरू और चिली जैसे देश इसके उदाहरण रहे हैं। भारत के साथ साथ चीन में भी पेप्सी ने अपने पक्ष में सरकार को करने में सारे तरीके अपनाए हैं। भारत में किसानों से 4 रुपए किलो में आलू खरीदकर इन्हीं को 700 से 800 रुपए में बेच देती है। कई वैज्ञानिकों ने पेप्सी के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया है। यही नहीं, अब तो चौंकाने वाला सच भी सामने आया है कि पेप्सी से कैंसर होता है। अब आप पेप्सी और कोक पीते समय अपने आप को कैंसर का मरीज बना सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वाशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंट्रोसंस ने कहा है कि पेप्सी और कोक में 2 ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिनसे कैंसर होता है, इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। इसके बाद हेल्थ सेंटर में काम करने वाली लॉबी ने इसे बैन करने की मांग की। वैसे पेप्सी ने भारत में आते समय 2 वादे किए थे जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, इसलिए इसे बैन करना होगा। पेप्सी छोड़ स्वदेशी पेय पदार्थों को अपनाना होगा। स्वदेशी रोजगार को बचाना होगा। गर्मी से बचने के लिए लस्सी या फल से बने पेय पदार्थों का सेवन करना होगा। अब आपको स्वदेशी निर्मित पदार्थों का सेवन करना ही होगा। स्वदेशी पेय पदार्थ हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि शरीर को कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। ऐसे में हम सबको आगे आना होगा। देश को बीमार होने से बचाना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। स्वदेशी रोजगार पैदा करना होगा। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं भारत स्वाभिमान के और स्वदेशी का कार्य करने वाले राकेश मित्तल जी। राकेश मित्तल जी, आपका स्वागत है। विदेशी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की राह पर चल रही है, क्या कहेंगे राकेश जी? ये सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देश की ओर से सुदर्शन चैनल का और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि आप देखेंगे कि मोनसेंटो के ऊपर फाइन किया गया, लेकिन देश के किसी भी मीडिया ने वो सवाल नहीं उठाया। ये विदेशी कंपनियां बहुत ताकतवर हैं और इनके लिए भारत सिर्फ एक बाजार है, भारत एक परिवार नहीं है। अभी तो पेप्सी ने जो गुजरात के किसानों पर किया है, और अभी एक खबर और आई है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने 2006 से लेकर 2010 तक 4,500 हिप रिप्लेसमेंट किए, और जिनके हिप रिप्लेसमेंट किए गए उन हिप्स की वजह से, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वजह से उन मरीजों की दोबारा सर्जरी हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और हमारी कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उनको 20 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक उनको हर्जाना देना पड़ेगा। आदरणीय सुरेश जी, आपको ध्यान होगा कि अभी लगभग 10-12 साल पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में सुनीता नारायण जी ने पेप्सी कोक के नमूनों की जांच की थी, तो जहरीले रसायन पाए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनके लिए भारत सिर्फ एक बाजार है। और जी, लेकिन तब संसद में हल्ला हुआ था, आवाज उठी थी, हुआ कुछ भी नहीं। आज भी ये कंपनियां हिंदुस्तान में जारी है। बिल्कुल ठीक बात है सुरेश जी। देखिए, सरकारें इनके सामने बहुत कमजोर पड़ती हैं। पेप्सी और कोक के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका की 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये दोनों पार्टियां एक कोक की जेब में, एक पेप्सी की जेब में रहती है। जब अमेरिका जैसे देश की ये हालत है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल। और अभी जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया है कि अमेरिका के मिशोरी प्रांत की एक कोर्ट ने 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना पिछले साल लगाया था। क्यों? क्योंकि उसके बेबी पाउडर से कैंसर होता है। बिल्कुल। मैं राकेश जी, आपको पहले दर्शकों को ये वाला पैकेज दिखा देता हूं जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन को हम पूरा नंगा करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आता हूं। देखिए, ये जॉनसन एंड जॉनसन पर दुनिया भर में भी कितना फाइन लगा है और हिंदुस्तान में भी हमारे आवाज उठाने के बाद बैन हुआ है। देखिए, आप अपने नौनिहालों को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर मिल्क पिलाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको और आपके बच्चों को कभी भी कैंसर हो सकता है। जी हाँ,
जॉनसन एंड जॉनसन के कई प्रोजेक्ट कैंसर पैदा करने वाले हैं। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बेबी पाउडर के कैंसर कारक साबित होने के बाद अब उसके बेबी शैम्पू का क्वालिटी टेस्ट भी फेल हो गया है। राजस्थान ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट के बाद कंपनी को नोटिस भेजा है। कंपनी ने संकेत दिया है कि टेस्ट फेल होने की वजह फॉर्मल्डिहाइड तत्व हो सकता है। हालांकि उसने अपनी ओर से ऐसा तत्व शैम्पू में मिलाए जाने से इनकार किया है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत आने वाली इस संस्था ने 5 मार्च को भेजे नोटिस में कहा था कि कंपनी के बेबी शैम्पू के सितंबर 2021 की एक्सपायरी डेट के 2 बैच के लिए सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल हो गए हैं। इनमें हानिकारक तत्व पाए गए। नोटिस में इन तत्वों के बारे में नहीं बताया गया है। ये शैम्पू हिमाचल प्रदेश स्थित प्लांट में बनाए गए थे। कंपनी ने संकेत दिए हैं कि इन सैंपल में इमारत निर्माण सामग्री से संबंधित फॉर्मल्डिहाइड मिला है। ये तत्व कैंसर का भी कारण माना जाता है, लेकिन कंपनी ने संस्था के परिणाम को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि उसके उत्पाद सुरक्षित हैं और इन्हें कठोरतम जांच के बाद जारी किया जाता है। कंपनी के अनुसार वे अपने शैम्पू में फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलाते हैं, न ही ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ समय बाद फॉर्मल्डिहाइड रिलीज करने लगे। दरअसल फॉर्मल्डिहाइड एक जैविक तत्व है और दुनिया में इसका सालाना 87 लाख टन उत्पादन होता है। इसका उपयोग लकड़ी पर की जाने वाली केमिकल कोटिंग, की सिलवट से बचाने वाली कोटिंग से लेकर बिजली के उपकरणों, भवन निर्माण सामग्रियों, दरवाजे के पैनल इत्यादि में होता है। PETN जैसे विस्फोटक में भी घनत्व बढ़ाकर इसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के कई उपयोगों को यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधित कर रखा है। यही नहीं, कुछ समय पहले ही जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर में कैंसर कारक एस्बेस्टस पाया गया था। अमेरिका में कंपनी पर 361 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। राकेश जी, लगातार सामने आ रहा है कि इनका बेबी पाउडर हो, मतलब कितने नवजात बच्चों के लिए भी गरीब ये सोचता है कि हम हिंदुस्तानी पाउडर लेने के बजाय अपने जिगर के टुकड़े के लिए महंगा जॉनसन का पाउडर लगाए तो शायद बच्चे के लिए अच्छा होगा, घमलिया नहीं होगी या वो गोरा होगा, या तमाम धारणाएं जो इन्होंने अपने दुष्प्रचार से बनाई हुई है। अब तो वो भी कैंसरक है। बिल्कुल ठीक बात है सुरेश जी। और ये भारत में प्रयास 2013 से ही चल रहे हैं। बुलंद में जॉनसन एंड जॉनसन का एक कारखाना है। महाराष्ट्र की FDA ने बहुत ट्राई किया कि उसके ऊपर जांच की जाए, तो उस समय उनका जो प्रोसेस है उसमें कार्सिनोजेनिक उसकी जानकारी नहीं थी। ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी 1857 में केवल 24 लाख रुपए लेकर भारत में आई। और सुरेश जी, ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि हर साल 6000 करोड़ अपने देश का लूट कर लेकर जाती है। पूरे विश्व में 5.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करती है और 1 लाख रुपया विशुद्ध मुनाफा हर साल कमाती है। इसके 2 ही फील्ड हैं, एक तो बेबी पाउडर जैसे प्रोडक्ट बनाना जिससे कैंसर हो, और दूसरा फार्मा का फील्ड है जिसमें दवाइयां बनाना और उस कैंसर को ठीक करने के नाम पर दवाइयां बेचना। बिल्कुल। अब इन लोगों के ऊपर क्या किया जाए, आम हिंदुस्तानी क्या कर सकता है? सुरेश जी, सबसे अधिक वही करना पड़ेगा जो 1857 की क्रांति से लेकर लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, महर्षि दयानंद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी ने जिस धारा को आगे बढ़ाया, कि स्वदेशी की हम धारा को आगे बढ़ाएं और इन विदेशी कंपनियों के इसके चेहरे को, इनके चरित्र को पहचाने, इनके विज्ञापन के मायाजाल से बाहर निकलें। और जैसे आप देश को जगाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस स्वदेशी को अभियान को बढ़ाकर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, देखिए WTO से लेकर सारे एग्रीमेंट हैं, सरकारें चाहकर भी शायद इनको रोक नहीं पाएंगी। और सरकारों की रिपोर्ट आती है तो आप इनका दुस्साहस देखिए कि मना कर देती हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी रिपोर्ट को नहीं मानते। तो हमारे पास एक हथियार है देशवासियों के पास कि हम इन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, इनके षड्यंत्र को समझें। सुरेश जी, मैं एक छोटी सी घटना और रखना चाहूंगा। नेस्ले कंपनी का नाम आपने सुना होगा, देश के लोगों ने भी सुना होगा। नेस्ले कंपनी ने जब बेबी पाउडर शुरू में मिल्क पाउडर बनाया तो अपनी नर्सों को, अपनी सेल्स गर्ल को नर्स की पोशाक पहनकर मैटरनिटी वार्ड में भेजा। माओ को यह कहा कि आप अपना दूध मत पिलाइए, पाउडर का दूध पिलाइए तो बच्चा स्वस्थ रहेगा और आपकी फिगर खराब नहीं होगी। उन्होंने देश की पीढ़ी को बर्बाद किया और आज ये प्रमाणित हो चुका है। WTA को, WHO को ये अभियान चलाना पड़ता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है।
तो ये हत्यारी कंपनियां हैं सुरेश जी। इनके लिए देशवासियों का केवल एक ही हथियार है कि इनका बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार और जन जागरूकता। बिल्कुल, लेकिन इनका बजट इतना बड़ा होता है कि कुछ कुछ तो देशों से भी इनका बजट ज्यादा होता है। ऐसे में उनके खिलाफ राजनीतिक नेतृत्व शरण जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुरेश जी। मैंने अभी आपको जॉनसन एंड जॉनसन का बताया कि 5.5 लाख करोड़ का कारोबार करती है। 1 लाख करोड़ तो विशुद्ध मुनाफा बुक्स में दिखाती है। इसके अलावा कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने तो हिंदुस्तान का बजट ही 18 से 20 लाख करोड़ रुपए होता है, तो बजट का 20वां हिस्सा अगर ये केवल विशुद्ध मुनाफा कमाती है तो कितनी ताकतवर है वो आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, मतलब हिंदुस्तान का बजट जो रक्षा बजट है उससे भी ज्यादा इनका हमारा 3 लाख करोड़ तक इस बार गया है, पहली बार गया है। 28,000 करोड़ तक हम लेकर जाते थे, 2,80,000 करोड़ तक लेके जाते थे। इस बार हमने 3 लाख करोड़ का टप्पा पार किया, तो भी हिंदुस्तान का बजट अब तक का सबसे महंगा बजट ऐसा हम कहते हैं। ऐसे में जिन कंपनियों का 5-5.5 लाख करोड़ तक का अगर व्यापार है तो कंपनियां किन सरकारों को क्या करती होगी। भले ही मोदी जैसे मजबूत लोग इनके सामने ना झुके ना बिके, लेकिन बाबुओं को खरीदकर भी, मीडिया को खरीदकर भी ये काम करती होगी। राकेश जी, हिंदुस्तान का मीडिया कभी भी इन कंपनियों के खिलाफ नहीं बोलता है। बिल्कुल सही कहा सुरेश जी। ये सारे मीडिया को टैग की जाती है। आपने देखा होगा मोनसेंटो की जो खबर आई, अमेरिका की एक कोर्ट ने, वहां के एक किसान ने मोनसेंटो का कीटनाशक प्रयोग किया, खरपतवार नाशक प्रयोग किया। उसका प्रयोग करने से उसको कैंसर हुआ तो उसको सैकड़ों करोड़ का जुर्माना दिया गया। वो खबर यहाँ के मीडिया हाउस ने दिखाई नहीं, उसके ऊपर आपने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि सारे मीडिया हाउस को विज्ञापन यहीं से मिलते हैं और कोई भी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हिम्मत नहीं कर पाता कि इनके खिलाफ आवाज। बिल्कुल, आपने जिस मोनसेंटो की बात की उसी के ऊपर हमने जो आवाज उठाया था उसका कुछ हिस्सा दिखाते। देखिए हिंदुस्तान वालों कितने सोए हुए हैं हम, देखिए। कैंसर के मामले में मोनसेंटो को $8 करोड़ का हर्जाना देने का आदेश है। बीज और कीटनाशक बेचने वाली दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो को अमेरिकी अदालत ने कैंसर फैलाने का दोषी पाया है। अदालत के मुताबिक कैंसर के जोखिम के बावजूद कंपनी चेतावनी देने में नाकाम रही। अमेरिका की संघीय अदालत ने मोनसेंटो को आदेश दिया है कि वो कैलिफोर्निया के किसान को $8 करोड़ का हर्जाना दे। अदालत में ये बात साबित हो गई है कि मोनसेंटो के मशहूर खरपतवार नाशक राउंडअप ने किसान को कैंसर की बीमारी देने में आंशिक भूमिका निभाई। 6 सदस्यों वाली पीठ इस नतीजे पर पहुंची कि किसान की बीमारी के लिए मोनसेंटो जिम्मेदार है। कंपनी ने अपने खरपतवार नाशक पर ये चेतावनी नहीं लिखी थी कि उसका उत्पाद कैंसर का जोखिम पैदा कर सकता है। इस फैसले को राउंडअप से जुड़े हजारों मामलों में मील का पत्थर माना जा रहा है। राउंडअप में ग्लाइफोसेट नाम का एक रासायनिक मिश्रण है। खरपतवार और घास फूस को खत्म करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है राउंडअप। मोनसेंटो पर मुकदमा दायर करने वाले वादी एडविन हार्डिमैन 70 साल के हैं। हार्डिमैन के मुताबिक उन्होंने अपनी जमीन पर खरपतवार और बलूत के पौधों को मिटाने के लिए 26 साल तक राउंडअप का इस्तेमाल किया। 2015 में पता चला कि हार्डिमैन को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। ये एक तरह का ब्लड कैंसर है। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर पर रिसर्च करने वाली एजेंसी ने दावा किया कि ग्लाइफोसेट एक संभावित कार्सिनेजन है। कार्सिनेजन कैंसर या उसका जोखिम पैदा करने वाले तत्व को कहा जाता है। यूएनओ की एजेंसी के दावे के बाद हार्डिमैन ने मोनसेंटो पर मुकदमा दायर कर दिया। हार्डिमैन के वकीलों में शामिल जेनिफर मूर के मुताबिक मोनसेंटो ने राउंडअप के सेहत पर बुरे असर से जुड़े वैज्ञानिक शोधों को भी लगातार नजरअंदाज किया। मोनसेंटो पर ठोका गया हर्जाना जर्मनी कंपनी बायर को चुकाना होगा। 2018 में बायर ने अमेरिकी कंपनी मोनसेंटो को $63 अरब में खरीदा। अब जर्मन कंपनी को मोनसेंटो से जुड़े सारी कानूनी विवादों का दंड भुगतना होगा। बायर ने सैन फ्रांसिस्को की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान कर दिया है। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद जी, बोलिए। ये जो सुदर्शन न्यूज जो जॉनसन के खिलाफ जो अभियान चला रहा है ये बहुत अच्छा है। ये बच्चों में जागृति पैदा करे। लोगों को तो पता ही नहीं है इसका। लोग तो ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा है, लेकिन
पेप्सी में जो ये जो इसका इनके जो पोटैटो चिप्स आते हैं उसमें इस तरह का पदार्थ मिलाया जाता है जो छोटे छोटे बच्चे जो है इसके आदी हो जाते हैं। बाद में वो जो जब 10-12 साल के 15-16 साल के होते हैं वो डायबिटीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, ये बात जो कॉलर कह रहा है इसमें बड़ा दम है कि कुछ क्या नशे की भी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कि व्यक्ति आदी हो, उसको खाए बगैर नहीं रह जा सके। देखिए अभी मामला हुआ था, आपको ध्यान है, मैगी में लेड से लेकर हाँ तमाम तरह के हानिकारक पदार्थ पाए गए थे और ये प्रमाणित हो गया था कि बच्चों में लत लगाने के लिए मैगी में ऐसे तत्व डाले जाते हैं जिससे बच्चे बार बार उसको खाएं। और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आप पेप्सी की बात करें, कोक की बात करें, सुरेश जी आपको ध्यान होगा कि अपने देश में लिम्का के नाम से, थम्सअप के नाम से, रिमझिम के नाम से, गोल्ड स्पोर्ट के नाम से बहुत से ब्रांड होते थे। 90 के दशक में जब पेप्सी और कोक ने उदारीकरण के नाम पर बाजार में जब एंट्री की तो इन सारे लोकल ब्रांडों को खत्म कर दिया। बिल्कुल मिलाते हैं जिससे कि इनकी लत पड़े और इसमें फॉर्मल्डेहाइड की पुष्टि हो चुकी है। जो अमेरिका में जो इसके ऊपर जुर्माना किया गया उसमें यह पाया गया कि एस्बेस्टस इसमें यूज होता है। और आप सुरेश जी आप समझते हैं कि अमेरिका में एफडीए कितनी स्ट्रोंग है। हम अमेरिका के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एक प्लांट का टुकड़ा नहीं लेकर जा सकते हम, हमारे ऊपर केस दर्ज कर लिया जाएगा। जब उस देश में ये कंपनियां एस्बेस्टस मिला सकती हैं, कैंसर पैदा कर सकती हैं, जहां पर लैब है, जहां पर जांच होती है, सजा का प्रावधान है, तो हमारे देश के अंदर तो अभी ना तो तंत्र है, ना लैब है, ना कोई शिकायत करने का तंत्र है, ना कहीं न्याय का उतनी व्यवस्थाएं उतनी स्ट्रोंग है। तो इन कंपनियों के लिए हमारा देश तो केवल विशुद्ध बाजार है। ऐसा बाजार तो ये कहती थी कि भारत 100 करोड़ प्यासी आत्माओं का देश है जिनकी प्यास हमें बुझानी। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, काफी अच्छी जानकारी आपने दी और केवल आप बात नहीं तो जमीन पर काम भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी यह काम करना चाहिए और आम हिंदुस्तानी को भी हम जब जोड़ रहे तो क्या कह रहे। राकेश जी आपका धन्यवाद। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि क्या कहती है महिलाएं जब हमने उनको पूछा। देखिए, इंफॉर्मेशन तो मिला नहीं है कि अभी ये प्रोडक्ट के बारे में ऐसा इशू हुआ है। अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन आया नहीं और इंफॉर्मेशन आ जाएंगे तो हम लोग उसका सेल करना बंद कर देंगे। अभी क्या आज दिन भर में कुछ सेल हुए हैं या नहीं हुए? जी, एक्चुअली शैम्पू का तो सेल होता ही है और निकला। गवर्नमेंट ने लगाया है बैन तो कुछ सोच के ही लगाया होगा, उसका सब जांच किया ही होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है आप लोगों ने कभी यूज किया? जब हमें नहीं पता था उस टाइम हमने यूज किया है। तो आप यूज करें? अब जो पता है चल गया तो अब नहीं कर पाएंगे। नहीं, पहले तो हमारे बच्चे छोटे थे तब तो हम वो यूज करते थे, जॉनसन यूज करते थे हर इसके लिए, पाउडर, सोप हो या शैम्पू हो। गवर्नमेंट ने अगर ऐसा किया है तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो पाया गया होगा। तो ऐसे मतलब कस्टमर से भी कंप्लेन आई होंगी। एक्चुअली हमने तो अभी बंद कर दिया, सिर्फ बचपन में बच्चों के लिए यूज किए थे। Well, if there is a ban, then there might be a cause behind it. And as you have said that Rajasthan has done and research and found that there are certain chemicals which are harmful to skin. I think so we should switch on to the Indian products. दुकानदार क्या कह रहे हैं? There are lots of herbal products which are present in the market. For my kid, I have been using Himalayan. जी, इसके बाद अभी तो मेरे को इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं है कि अभी ये प्रोडक्ट के बारे में ऐसा इशू हुआ है। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं और इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे तो हम लोग उसका सेल करना बंद कर देंगे। अभी क्या आज दिन भर में कुछ सेल हुए हैं या नहीं हुए? जी, एक्चुअली शैम्पू का तो सेल होता ही है और निकला भी। अभी तक मेरे को ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ कि ये ब्रांड पे ऐसा कोई टेस्ट हुआ है। अभी तक कोई इशू मिला नहीं। और दूसरी बात, मैंने एजेंसी भी ने बात किया तो वो लोगों ने भी बोला था कि भाई ये लोग सब फेक चल रहा है अभी ऐसा। अच्छा, आपने जॉनसन बेबी एजेंसी से बात की? जी। क्या क्या उन्होंने बोला कि अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन वो आगे बात करके वापस मेरे को टाइम दिया, वो टाइम से मेरे को कॉन्फिडेंस करेंगे भाई रियली ये बात सही है या गलत है, तो उसका रिजल्ट बाद में बताएंगे लोग। तो आप लोग बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? वो तो जब तक मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो मैं सेल तो करूँगा ही मेरे को। और इन्फॉर्मेशन आ जाने के बाद में क्या भाई हकीकत सही बात है तो हम लोग सेल करना। तो देखिए, दुकानदार भी बच रहे हैं लेकिन उनके भी बच्चे उन्होंने समझना चाहिए किस इंफॉर्मेशन और आदेश की बात कर रहे हैं जो सत्य साबित हुआ है। दूसरों के बच्चों को कैंसर हो और ऐसे प्रोडक्ट से 2-4 रुपए आप कमाएं, क्या ये सही है? चलिए अब राजनीति की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीति में सांडों की बात हुई है। वैसे तो राजनीति में भी सांडों की कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक रैलियों में जब सांड आते हैं तो क्या होता है, इसके पीछे का सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगले कुछ महीने बाद हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर बोला जाएगा। देखिए,
ये वो सांड है जो रैली में घुस रहे हैं, वो सांड है जिनको आपने खबरों में देखा है। इस विषय पर प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कहते हैं अखिलेश, देख लीजिए। मैं आपको आज चौंकाने वाली चीज बता रहा हूं, क्योंकि हम वो चीजें देख पाते हैं जो चीजें शायद ही कोई और बताए। सुनिए। करके सांड आ गया, वो अपनी परेशानी बताना चाहता था, दरखास्त लेकर के आया। ये हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, ये भी नहीं रोक पाए सांड को, और सांड सीधा हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया कि हमें अपनी शिकायत करनी है मुख्यमंत्री जी से। पता नहीं क्या शिकायत करना चाहता था सांड। और कल जब हम कन्नौज में थे, तिरवा में, वो हेलीपैड ढूंढता ढूंढता चला आया और हेलीपैड पे घुस गया करके। हमारे पुलिस के लोग समझाने गए कि ये गलत जगह आ गए। ये जब तक कहते, उसने अपने सींग से जो इलाज किया है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत भागा दौड़ी हुई, लगभग आधा घंटा भागा दौड़ी हुई उसे समझाने में कि सांड भाई आप आए हो, गलत हेलीपैड पे आ गए हो, यहां पर वो नहीं आ रहे जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। वो बेचारा चुपचाप चला गया जब उसे पता लगा कि ये गलत हेलीपैड पे आ गया है। बताओ उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन बीजेपी के लोगों ने, जहां नहीं वहां सांड घूम रहे हैं। कोई आया तो नहीं सांड आपके यहां? आया है। यह आखिरी वाक्य ध्यान रखिए। कुछ ही दिनों बाद आपको हिंदुस्तान में खबरें दिखाई देगी, जो कि आज उत्तर प्रदेश में कुछ जगह दिखाई दे रही है कि सांड या आवारा पशु किसानों के खेतों में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये भी सच है कि कुछ घूम रहे हैं, जितने बचाकर गौशालाओं में रखने चाहिए नहीं रख पा रहे, सच है। लेकिन यह इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कसाईयों की बहुत बड़ी लॉबी, बहुत बड़ी बीफ उत्पादक लॉबी, जो कि स्लॉटर हाउस की लॉबी, ऐसा माहौल बना रही है कि उत्तर प्रदेश में जो घर में चलने वाले स्लॉटर हाउस थे उनको बैन किया गया, स्लॉटर हाउस पे सख्ती की गई, गौवंश के मारने पे बैन किया गया। उसका परिणाम यह हुआ है कि सांड सड़क पर ज्यादा हो गए हैं, लोगों को मार रहे हैं, यहां तक कि रैलियों में भी घुस रहे हैं, जहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, फर नहीं मार सकता, ऐसा दावा करने वाली सुरक्षा एजेंसियां सांड कैसे पहुंच रहा है इसकी जांच क्यों नहीं कर रही? क्या ये सांड घुसाए जा रहे हैं जैसे राजनीतिक दलों में घुसाए जाते हैं? मेरा दावा है कि आने वाले दिनों में गौ रक्षा के आंदोलन को, गौ हत्या के बैन को हिंदुस्तान में पूरे बीजेपी ना लगाए, इसलिए उत्तर प्रदेश में इसको लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको यह बात पता चलेगी और आप कहेंगे कि सुरेश चौहान ने तो हमको कई महीने पहले बताया था। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं आपका नियमित श्रोता दर्शक हूं और आपकी जो खबरें हैं देखता हूं। आप एकदम स्पष्ट और सही सटीक विश्लेषण करते हो, जिससे हमें एक जागरूकता मिलती है। और आप जो गौ रक्षा आंदोलन से जुड़े हैं और जिस तरह की खबरें दे रहे हैं, तो उससे ये प्रतीत होता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक आध दो को छोड़कर, वो लगभग एक तरह से देश के विरोध में ही अपनी आवाज उठाती जा रही हैं। तो फिर वो देश हित का काम ही नहीं कर रही है, तो लोगों से वोट मांगने का उनको अधिकार क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए धन्यवाद। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि देश को बदलने के लिए आई हुई पार्टी खुद बदल गई है। ये वीडियो पहले देखिए, फिर चर्चा करते हैं। यूपी में आज या कल में पोलिंग का एक फेज था, तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहां पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे अभी आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी है। आप चाहे तो गुंडे को वोट देकर आइए, चाहे तो
आतंकवादी शब्द यूज नहीं किया, लेकिन ये लोग तो आतंकवादी के विपक्षधर है। ये महिला आम आदमी पार्टी, जी हां, केजरीवाल के पार्टी की संसद में जाने के लिए सांसद की उम्मीदवार हैं और ये कह रही है कि भले गुंडे को मतदान करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मोदी के कैंडिडेट को मत करो। हिंदुस्तान बदलने आए थे, लोगों को पूछकर कैंडिडेट खड़े करने की बात कर रहे थे, लोगों को, सांसदों को वापस बुलाने, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए रिकॉल की बात कर रहे थे, लोकपाल की बात कर रहे थे, जिनके खुद के एजेंडे से लोकपाल गायब है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि भले गुंडे को मतदान करो, लेकिन मोदी को मतदान मत करना। और बड़ी विशेष बात है, इनका नाम भी बड़ा विशेष है। मैं ये नाम का कॉम्बिनेशन देखिए, इनका नाम है आतिशी मारलेना। ये मारलेना क्या है? तो इनकी माताजी प्रभावित है लेनिन और मार्क्स से, और इसलिए मार्क्स का मार और लेनिन का मिलाकर इन्होंने मारलेना नाम बनाया है। जब ऐसे लोग जो धर्म को विष कहें, या ऐसे लोग जो कि अधिकारों को छीनने के लिए रक्त रंजित क्रांति की बात करें, ऐसे लोगों के विचारों वाले लोग जिनके नामों में ही हैं, वो आम आदमी का चोला पहनकर हिंदुस्तान को क्यों ठग रहे हैं? ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर के पास चलते हैं, उसके बाद अगला मुद्दा। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर जय हिंद, मैं संतोष देशमुख बात कर रहा हूँ पुणे से। हाँ सर, अभी जो आपने दिखाया हो। हेलो, बोलिए। सर अभी जो आपने दिखाया वो मैडम का, सर इनको जो गलत काम किया है, उन्होंने गुंडों को वोट दिया है। ये तो गुंडों को वोट दे दो कह रही है, सांसद की उम्मीदवार हैं। धन्यवाद। मगर सर ये स्थिति है। अब आपको दिखाते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा का ये वीडियो, हालांकि उन्होंने माफी मांगने की बात की है, उन्होंने कहा मैं गलती से बोल गया, लेकिन गलती क्यों ऐसी ही हुई, इस पर विश्लेषण करने के लिए ये वीडियो जरा देखिए। ये कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके मोहम्मद अली जिन्ना से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी पार्टी है। कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेके, जिन्ना का नाम भी कोई ले तो भी हिंदुस्तान का सुदर्शन का दर्शक समझ जाता है। आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरे से ये मिस्टेक से हो गया, मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन क्या गलती से सावरकर का नाम क्यों नहीं लिया? गलती से जिन्ना का ही नाम क्यों ले लिया? इसका मतलब कांग्रेस के मंच पर जाने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर भी जिन्ना घुस गया है। ये जिन्ना का भूत हिंदुस्तान को जीने नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान के अंदर के गद्दारों में भी ये फैल गया है, और जिन्ना नाम मतदान दे सकता है, ऐसा जब राजनीतिक लोगों को लगता है, तो कांग्रेस में नए गए शत्रुघ्न सिन्हा में भी जिन्ना घुस गया। हालांकि उन्होंने माफी मांगकर बयान बदला है, लेकिन आखिर ये जिन्ना ही क्यों? सोचिए, ये वायरस हिंदुस्तान से क्यों नहीं जा रहा है? आज के 1 घंटे के बिंदास बोल में कई मुद्दे आपके सामने लिए हैं। आने वाले दिनों में बिंदास बोल में क्या मुद्दा हो और सुदर्शन के खबरें क्या हो, आप तय करेंगे। और इसलिए हमको इन्फॉर्म करिए, हमारे नंबर पर फोन करिए, हमारे ट्विटर हैंडल पर। हालांकि हमारा यूट्यूब आज बंद किया गया है श्रीलंका के मुद्दे को उठाने से, लेकिन हम जारी है, आपके सामने हैं, और तमाम संघर्षों के बाद ये संघर्ष जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।